असर को देखा जाए तो ये बिल्कुल साफ, जो एक बिल्कुल ऐन मौके पर ये जो घटना आज हुई है कि अशोक तंवर कांग्रेस में अचानक, पहले से कोई प्लानिंग और बहुत से लोगों को नहीं पता था जो कांग्रेस बीट को बहुत दिनों से कवर कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले जरूर पता लग गया, वो हम लोगों को भी जानकारी, लेकिन तब तक वो मंच पर आ ही गए थे। ये देखें कि पिछले करीब एक हफ्ते से अगर हम लोग देखें, जब से कहा जा सकता है कि चुनाव प्रचार में दिलचस्पी लेना बंद कर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, अमित शाह ने, यद्यपि एक दो रैलियां उन्होंने की जरूर, लेकिन रैलियों का भी किस तरह से जो प्रदर्शन रहा वो दिखाई पड़ा, संतोषजनक उनके लिए नहीं कहा जा सकेगा। और लेकिन इसमें एक चीज पर बहुत फोकस्ड थे और उससे उनको उम्मीद रही होगी कि शायद ये कुछ असर कर जाए। वो चीज थी कि वो कुमारी शैलजा को लेकर वो लोग बड़े चिंतित थे कि उनका बड़ा अपमान हुआ है कांग्रेस पार्टी। यद्यपि शैलजा ने बिल्कुल खुले तौर पर कह दिया एक इंटरव्यू में कि वो अंतिम दम तक भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाने वाली है, कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगी, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर ने उनको सीधे तौर पर ऑफर कर दिया था। प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी सभाओं में ये बात कही और कुमारी शैलजा के सम्मान की बात करते रह गए, और इधर सम्मान ढूंढने के लिए अशोक तंवर साहब जो है अचानक कांग्रेस में चले आए, जो कि अभी गए हुए थे भारतीय जनता पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील कर रहे थे। तो एक बड़ा ये मास्टर स्ट्रोक के इस तरह का है जो कि पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी खुद कर रही थी, और अब छोड़कर, चाहे वो सहवाग का आना हो, और सबसे बड़ी बात सुभाष चंद्रा को देख रहे हैं हम लोग, जो जी न्यूज के सर्वे सर्वा है, प्रमुख हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों का प्रचार कर रहे हैं, शुरू से ही खुलकर आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी में टिकटों का बंटवारा हुआ, तभी से भगदड़ सी मच गई पार्टी छोड़ने वालों का। उसी से ये पता लग रहा है कि किस तरफ लोगों का झुकाव है। और हरियाणा में जो लोग भी जा रहे हैं, जिन्होंने भी वहां लोगों से बातचीत की, रिपोर्टर्स, पत्रकार और लोग सर्वे करने वाले, उनको भी इस बात का एहसास है पूरी तरीके से कि हरियाणा में लोग चाह क्या रहे हैं। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े समर्थक हैं, बहुत अब भी जो समर्थक हैं, उनको भी ये भरोसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं से जीत रही है। और इसका तो एक कहा जाए कि उदाहरण हम लोगों ने खट्टर की उस सभा में देखा, सभा क्या, जो उनके कार्यकर्ताओं की मीटिंग हो रही थी, कि एक युवक सीधे तौर पर कहने लगा कि ना तो सरकार बन रही है हमारी, ना तो हमारा विधायक जीत रहा है। ये सारी चीजें ये दिखा रही हैं कि इसका परिणाम क्या आने वाला है, क्या हो सकता है। बिल्कुल सही कहा गया अभी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ा मौसम वैज्ञानिक कोई नहीं है। अब उन्होंने सोचा कि जब यहां पर इस तरह की स्थिति आएगी, लोकसभा चुनाव के बाद से ही उनके ऊपर जैसे दबाव डाले जा रहे हैं कि आपके ऊपर चुनाव हारने की अब जिम्मेदारी दी जाए। हारे तो पहले भी हैं, विधानसभाओं के तमाम चुनाव हारे हैं, लेकिन तब केंद्र में इतनी मजबूत स्थिति में वो रहे हैं कि कोई सीधे सवाल नहीं उठा पा रहा था। अब तो सवाल सीधे तौर पर लोगों ने उठाना शुरू कर दिया है। और हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड के चुनाव के बाद, जम्मू कश्मीर के बाद, ये खुले मंच से ये चीजें कही जाने लगेंगी, इसकी पूरी आशंका उनको लग रही है। तो यहां से अब एक फिर से आवाज न उठे, इसीलिए पहली बात तो कोई उन्होंने फेस नहीं तय किया कि मेरे ही फेस पर चुनाव लड़ा जाएगा, चाहे पिछले दिनों, पिछले साल जो विधानसभा के चुनाव हुए हो, चाहे लोकसभा के चुनाव। एक जो डिक्लाइन फेज होता है किसी भी चीज का, किसी भी एरा का, वो बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से दिखा, वो अब और तेजी से दिखाई पड़ रहा है हरियाणा के चुनाव में, जम्मू कश्मीर के भी चुनाव में। जिन जगहों पर ये पूरा फोकस किए हुए थे, वहां भी उतना आत्मविश्वास नहीं है कि वहां भी फिर से ये सरकार बनाने की स्थिति में, किसी के साथ, अकेले दम पर तो नहीं, किसी के साथ भी बनाने की स्थिति में है। लेकिन हरियाणा में तो ये साफ दिखाई पड़ रहा है। और चुनाव प्रचार से खुद को अलग कर लेना, एक चीज और भी जो कही जा रही है वो ये भी है कि हरियाणा में जो तमाम चुनाव लड़ रहे लोग हैं, अब उन लोगों की तरफ से भी कोई ऐसी डिमांड नहीं है कि प्रधानमंत्री की सभाएं वहां पर की जाए। ये रिपोर्ट ये हरियाणा के कई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बताई है, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑब्वियसली वो खुले मंच से तो कोई नहीं बताएगा इस बात को। तो एक ये भी बड़ा फैक्टर है कि अब जिस पार्टी में सबसे बड़े स्टार प्रचारक, या यूं कहें कि सिर्फ वही एक स्टार प्रचारक हुआ करते थे या उसको प्रचारित किया जाता था, उनकी अब कोई डिमांड ही नहीं है। लोग कह रहे हैं कि आप आइए ही मत अब, या कोई कह ही नहीं रहा है कि आप मेरे विधानसभा में आए। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये है कि
सारे मुद्दे, सारी चीजें, सारी बातें वही दोहरा रहे हैं जो 2013 में दोहराते थे, जब हरियाणा में सरकार में नहीं थे, केंद्र में सरकार में नहीं थे। तो लोग सुनते सुनते भी उन चीजों को ऊब गए हैं, और इस बात को कि लोग सुनते सुनते ऊब गए हैं, ये तो सीधे तौर पर, साफ तौर पर कैमरे के सामने लोग अब कहने लगे हैं। तो इन सारी चीजों, ये सब स्थितियां, या प्रधानमंत्री को, अच्छा जो सभाओं में, जिनमें जो सभाएं उनकी हुई भी, यहाँ पर 4 सभाएं, वहां जो उनका परफॉर्मेंस रहा, रैलियों में आई जो भीड़ रही, तो उसने भी उनको हतोत्साहित किया होगा। तो केवल ऐसा नहीं है कि हार मान लिए है तभी, इसका तो एहसास था ही, लेकिन अंतिम क्षणों का उपयोग वो पूरी तरह से करते, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अब वहां लोग भी नहीं चाह रहे हैं कि आप इस तरह से अब जोरदार प्रचार करिए, क्योंकि आपके पास कहने के लिए, बताने के लिए कुछ चीजें नहीं है, तो कोई फायदा उसका नहीं होगा। तो सबसे बड़ा यह है कि वहां के लोगों से वो हतोत्साहित हुए, और फिर ये हुआ कि अब चलो महाराष्ट्र और झारखंड को साधा जाए, क्योंकि कम अब इन चुनाव की, ये मुझे लगता है कि 8 तारीख के बाद ही शायद घोषणा हो जाएगी, तो तब तक जितनी घोषणा है वहां के लिए करनी है वो कर दी जाए। बिल्कुल, अगले सप्ताह भर में आप देखेंगे वहां की घोषणा भी हो जाएगी, महाराष्ट्र और बिल्कुल दोनों राज्यों में बीजेपी को, एनडीए गठबंधन को जो बहुत कम सीटें मिली, भारतीय जनता पार्टी को भी कम सीटें मिली, और दोनों ही जगहों पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर इस बात का दबाव बढ़ने लगा कि ये सारी जिम्मेदारी उन्हीं की है। और सीधे तौर पर महाराष्ट्र में तो कह दिया, देवेंद्र फडणवीस ने भी कह दिया है, और नेताओं ने भी, कि ये तो अजीत पवार को जिस तरह से हमने लिया उसकी वजह से ये हार हुई। तो कहने का मतलब कि एनडीए गठबंधन के भीतर जो उथल पुथल दिखाई पड़ रही है, तभी से, अभी नहीं शुरुआत है, ये तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से ही शुरू हो चुका है। वो उस स्थिति में उससे ये आकलन किया जा सकता है कि वहां भी क्या होने वाला है। वही स्थिति हरियाणा में दिखाई पड़ी, हालांकि ये विधानसभा चुनाव से पहले ही, लोकसभा चुनाव से भी पहले ये स्थिति, यहाँ पर गठबंधन के जो सहयोगी हुआ करते थे पहले भारतीय जनता पार्टी के, बाद में भारतीय जनता पार्टी सुपरसीड करके और उनको एक तरह से समाप्त ही कर दिया उन क्षेत्रीय पार्टियों को। अमित शाह ये कह रहे हैं कि अभी तो हम के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, 2029 में अकेले लड़ेंगे, यानी उन्होंने अपने गठबंधन के सहयोगियों का भविष्य पहले ही तय कर दिया महाराष्ट्र में भी। यद्यपि ये सही है, सभी को पता है कि क्या होना है भविष्य, लेकिन अब सीधे तौर पर कह भी दे रहे हैं कि 2024 में तो हम साथ में रह रहे हैं, फिर हमको अकेले ही लड़ना है, यानी फिर ये लड़ने लायक रहेंगे ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं रहेगा, सीधे मतलब ये है। इन पर और दूसरी ओर जो एकनाथ शिंदे है वो कह रहे हैं कि हमारा स्ट्राइक रेट बढ़िया था लोकसभा चुनाव में, तो हम सीटें ज्यादा लेंगे। तो ये सारी चीजें ये बता रही हैं कि एनडीए गठबंधन किधर जा रहा है। और अब जिस तरह से इंडिया गठबंधन को हम देख रहे हैं लोकसभा चुनाव से लेकर और अभी तक की स्थिति में, तो मजबूत स्थिति में तो दिखाई ही पड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि जो अभी 10 साल का एक दौर रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और ये कहा जाता था कि बिल्कुल जो वो कह रहे हैं वही हो रहा है, जो चीजें हैं, और राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से पूरा निगेटिव कैंपेनिंग की गई, तो होता क्या है कि जब पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, और याद से नहीं, ये सदियों से चला रहा है, चाहे वो साम्राज्य रहे हो बड़े बड़े, चाहे इतिहास में और भी जगह देखें, कि केंद्रीय नेतृत्व अगर मजबूत है तो फिर सब उसके कब्जे में रहेंगे, और जहां केंद्रीय नेतृत्व कमजोर हुआ तो फिर धीरे धीरे जो क्षेत्रीय क्षत्रप है, चाहे वो पहले साम्राज्यों में हुआ करते थे, चाहे फिर अब पार्टियों में होने लगे, वो फिर बिखरना शुरू कर देते हैं और आंख दिखाना शुरू कर देते हैं। 10 साल तक तो केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी चला रहे थे, तो जाहिर सी बात, और उनका तरीका भी इस तरह का था कि कोई बोल नहीं पाता था, चूंकि किसी भी जांच एजेंसी को पीछे लगा देते थे, और भी बहुत सारे उनके पास तौर तरीके थे, तो कोई नहीं बोल रहा था। लेकिन अब आंख सभी लोग दिखा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अनुशासित रही है, हमेशा से रहा है, तो उन लोगों को अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी का दौर याद करना चाहिए, किस तरह से कल्याण सिंह ने आंख दिखाई थी, किस तरह से शंकर सिंह वाघेला ने। तो जब केंद्रीय नेतृत्व कमजोर रहता है, तो चाहे कांग्रेस पार्टी का रहा हो, यहां भी हम लोगों ने देखा, और अब जब उधर मजबूती बढ़ रही है, तो वो सारे नेता, ये भी हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि जितने आते कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जाते दिख रहे हैं, यही सबसे पहले छोड़ करके फिर कांग्रेस की ओर आएंगे। अब ये तो कांग्रेस को तय करना है कि किस स्तर पे छोड़ के जाने वालों को ले रही है। तो लब्बो-लुआब ये इन सारी चीजों का कि महाराष्ट्र में तो स्थितियां हरियाणा से भी ज्यादा प्रतिकूल दिखाई पड़ रही हैं अब तक की, क्योंकि एनडीए गठबंधन कमजोर है। एनडीए गठबंधन के घटक दलों में अब ये लग रहा है कि हम बीजेपी के साथ चुनाव लड़कर
सही कर सकते हैं कि अकेले कर सकते हैं या फिर अपने गठबंधन को बदल सकते हैं। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में और गठबंधन के साथ लड़ने की स्थिति में, दोनों ही स्थितियों में अपने को कमजोर पा रही है, कमजोर दिख भी रही है हर तरह से। तो ये स्थितियां वहां भी अभी चुनाव की घोषणा से पहले चाहे कितना भी वहां दौरा कर लें, घोषणाएं कर दें झारखंड और महाराष्ट्र में, खासतौर पर महाराष्ट्र में तो बीजेपी की स्थिति और एनडीए की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई पड़ रही है, हरियाणा से भी ज्यादा खराब दिख रही है, क्योंकि वहां इंडिया गठबंधन मुकाबले में बहुत ज्यादा मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। जी, महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ है और उसका रिजल्ट आप लोगों ने देख लिया लोकसभा चुनाव 2024 जो अभी रिजल्ट आया उसमें, और उसके बाद से वहां की परिस्थिति